हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो एक बार फिर से व्लॉगर्स के घर की चार दीवारी की बातें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में मोनेटाइजेशन के साथ प्रेजेंट कर दी गई। मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ इस रिएक्शन को कवर करते हुए, लेकिन उतनी ही ज़्यादा मैं शॉक भी हूँ। जिस कपल के बारे में मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, इतने लविंग, इतने क्यूट कपल, जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों, एक दूसरे को परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट करने वाले कपल। आज जब मैंने दोनों का वीडियो देखा तो मैं लिटरली बहुत डिसअपॉइंट हुई। अभी मैं पहले ही रिएक्शन में एकदम जजमेंट पे नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं ये भी एनालाइज कर पा रही थी कि दोनों फ्रस्ट्रेटेड थे, आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ प्रेशर। दोनों ने आके सोशल मीडिया का जो रास्ता अपनाया, जो कि सबसे गलत है। जो मैटर सोशल मीडिया पे आता है ना, वो मैटर कभी सॉल्व नहीं होता, वो मैटर बद से बदतर हो जाता है। और आप दोनों ने आज वही सबसे बड़ी गलती कर दी कि अपने पर्सनल इश्यूज सोशल मीडिया पे ला के रख दिए। रवीना ने अभी 2 दिन पहले एक व्लॉग पोस्ट किया था, जिस व्लॉग में उसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी ऑडियंस को ये बात क्लियर कर दिया था, जिस घर के लिए उसको काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स आते थे, क्योंकि ऑडियंस को इस बात की क्लैरिटी नहीं थी कि जिस घर में आपको रवीना अपने हस्बैंड के साथ रहती हुई नज़र आ रही थी, वो घर उनको लगता था कि उनकी सास ने उन्हें गिफ्ट किया है। बट फैक्ट और रियलिटी ये नहीं थी। और ये रियलिटी अभी 2-3 दिन पहले ही रवीना ने क्लियर करी कि वो घर रवीना के पेरेंट्स का है, जो उसके पेरेंट्स ने रवीना और उसके हस्बैंड को रहने के लिए दिया था। तो वो घर उनके ससुराल वालों का नहीं था, वो फ्लैट उनके ससुराल वालों का नहीं था। लेकिन आज जब रवीना के हस्बैंड लाइव आए, तो लाइव आके उनकी आंखों में आंसू था। शुरुआत लाइव की ऐसी ही हुई, उसके बाद धीरे धीरे वो आंसू मजाक में तब्दील हुए, फिर धीरे धीरे वो आई डोंट केयर वाले एटीट्यूड में तब्दील हो गए। 3 इमोशंस एक साथ। यहाँ से ये तो पता चलता है कि इमोशंस ना तो आपके ख़त्म हुए हैं उसके प्रति, ना ही उसके ख़त्म हुए हैं आपके लिए, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में रोई है और आप भी अपनी लाइफ में रोए हो। और जब तक आंखों में आंसू रहते हैं ना, तब तक इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं, तब तक इमोशन एग्जिस्ट करते हैं। एक कंडीशन यहाँ पे रखे गए हैं मिस्टर हस्बैंड, कि रहना है तो मेरी फैमिली के साथ रहना, रहना है तो मेरी फैमिली के साथ रहना, जो कि बहुत अच्छी बात है। जॉइंट फैमिली अपने अलग ही मज़े होते हैं जॉइंट फैमिली के, और मुझे लगता है कि ये हर एक लड़की का सपना होता है कि जब वो शादी करके ससुराल जाएगी तो उसको एक कंप्लीट फैमिली मिलेगी, देवर, ननद, सास, ससुर, मतलब एक भरा पूरा परिवार। किसको अकेले रहना पसंद होता है? किसी को भी नहीं होता। हर लड़की चाहती है कि उसका भरा पूरा परिवार हो। तो यही एक्सपेक्टेशन यहाँ पे उनके हस्बैंड की है कि वो चाहते हैं कि उनकी जो वाइफ है उन सबके साथ रहे। जब तक मैंने हस्बैंड की लाइफ देखी, मिस्टर हस्बैंड की, तब तक उनकी लाइफ में कुछ पॉइंट्स उनके मुझे सही भी लग रहे थे। कहीं पे मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद जो रवीना है वो स्टबर्न हो रही है यहाँ पे, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें वो हो रही हैं, क्योंकि उसके साइड ऑफ स्टोरी पता ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि लड़का अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं लड़की पेरेंट्स के साथ रहने के लिए राजी नहीं है, उसको न्यूक्लियर रहना है ना। तो वहां पे लड़के को हो जाता है प्रॉब्लम, ना तो वो यहाँ का ना तो वो वहां का, और वो रहना दोनों के साथ चाहता है। लाइफ से यही समझ में आया, क्योंकि आजकल क्राइम ऐसे हो रहे हैं, लेकिन क्राइम दोनों तरफ हो रहे हैं। अगर क्राइम की चपेट में हस्बैंड आ रहे हैं तो वाइफ्स भी कुकर में उबाली जा रही हैं, वाइफ्स के भी टुकड़े बोरे के अंदर डाले जा रहे हैं। क्राइम दोनों तरफ बराबर है। तो यहाँ पे वुमेन या मैन कार्ड खेलने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि क्राइम किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है।
अब यहाँ पे बात करते हैं रवीना की लाइफ की। जैसे ही मिस्टर हस्बैंड की लाइफ एंड होती है, रवीना लाइव में आती है। लाइव में आने के पहले रवीना सारे कमेंट सेक्शन ऑफ कर देती है, इसीलिए पब्लिक को इंटरेक्ट करने का मौका ही नहीं मिला, ऑडियंस को अपने सवाल पूछने का मौका नहीं मिला और बात करने का मौका ही नहीं मिला। बहुत लॉस्ट नज़र आ रही थी। वो डिप्रेशन एक लड़की के अंदर जब चलता है और जब उसकी बॉडी लैंग्वेज रिस्पॉन्ड करती है ना, वो चीज़ों को भूलना, अपना कोई सेंटेंस पूरा ना करना, आधा अधूरा छोड़ देना, ये इंसान के साथ अक्सर तब होता है जब उसके दिमाग में मल्टीपल चीज़ें चल रही होती हैं। या तो वो अंडर प्रेशर या वो अंडर डिप्रेशन होता है, तो उसको पता ही नहीं होता उसने क्या बोल दिया और क्या अधूरा रह गया। यही कंडीशन यहाँ पे रवीना की लाइफ के दौरान दिख रही थी। जैसे कि वहाँ से एक्सपेक्टेशन है मिस्टर हस्बैंड की कि वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ उनके पेरेंट्स के साथ रहे, लेकिन जो कहानी हमें यहाँ पे रवीना ने सुनाई कि पिछले 3 साल से उसकी क्या क्या सफरिंग्स रही हैं, पिछले 3 साल से उसने क्या टॉक्सिसिटी उस फैमिली के अंदर सफ़र करी है, पिछले 3 साल से वो क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ पे कर रही है। अहमदाबाद हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, हर जगह पे उसने ये चीज़ें बर्दाश्त करी है। तो ये जो आज इन दोनों के बीच का डिस्प्यूट है, ये 1-2 दिन का नहीं है, ये काफ़ी समय से एक एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइजिंग रिलेशनशिप चल रही थी, जिसका रिजल्ट अब ये निकला। ये रिजल्ट ऐसा क्यों निकला? क्योंकि दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। जब तक दोनों एक दूसरे के साथ थे, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे थे, जैसे ही केस के सिलसिले में इन दोनों के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हुआ, वहाँ से चीज़ें इन दोनों के बीच में आई थिंक खराब होने लगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी, या फिर एक्सपेक्टेशंस ब्रेक होने लगी। यहाँ पे सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि शादी के वक्त में कोई एफिडेविट की बात हुई है। ऐसा कैसा एफिडेविट जहाँ पे ये जिक्र होता है एफिडेविट में कि लड़का वहीं रहेगा। अगर पेरेंट्स इस चीज़ से ओके थे और वो यही चाहते थे कि वो वहाँ रहेगा, तो फिर आज जो लड़ाई हो रही है उस लड़ाई का मुद्दा क्या है? क्यों आखिर रवीना ने ऐसा बोला कि एफिडेविट ये इन्हीं की तरफ से था, ये इन्हीं की इनसिक्योरिटी थी, चाहे वो इनसिक्योरिटी पैसे की, नेम की, फेम की, चैनल की, किसी की भी रही हो, इनकी इनसिक्योरिटी थी एक एफिडेविट बनाना, जो कि इनके हिसाब से बनाया गया, जिसमें जो लिखना था वो भी इन्होंने बताया और उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें हो रही थी। तो आज उन चीज़ों से मुकरा क्यों गया? अगर यहाँ पे हम पॉइंट ऑफ व्यू सुने रवीना का, तो उसने बोला कि सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले ही क्लियर थी कि हम अलग रहेंगे, मैं भी अपने पेरेंट्स से और तुम भी अपने पेरेंट्स से, और आते जाते रहेंगे, सुख दुख में आते जाते रहेंगे। शायद इसीलिए जब परिवार पे दुख की घड़ी आई, तब दूसरे तीसरे दिन ही रवीना ने अपने पति को वहाँ पे भेज दिया। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि उस कंट्रोवर्सी के दौरान सपोर्ट नहीं किया था रवीना ने, रवीना का भरपूर सपोर्ट रहा था। अक्सर हमने इन व्लॉगर्स की रियलिटी सोशल मीडिया पे एक्सपोज होते हुए देखी है, बट इनका भी ऐसा कुछ सीन होगा ये मैंने सोचा नहीं था। यहाँ पे अगेन एक बहू ने अपनी सास के रियल वर्सेस रील नेचर को एक्सपोज किया है कि जैसा ये दिखते हैं या दिखाते हैं हमें, ये वैसे हैं ही नहीं। एक बहुत सॉलिड लाइन बोली है, जिस सॉलिड लाइन पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की अग्री करेगी कि अगर आपको कोई गाली गलौज कर रहा है तो गाली गलौज आप क्यों लेंगे। मैं अपने रिएक्शन के माध्यम से कभी किसी लड़की को ये नहीं बोलूँगी कि आप अब्यूज़ को बर्दाश्त करो, क्योंकि हमारा कानून भी हमें यही सिखाता है कि जुल्म करने वाले से ज़्यादा जुल्म सहने वाला होता है, चाहे वो एक फिज़िकल अब्यूज़ हो, चाहे वो एक मेंटल अब्यूज़ हो, चाहे वो एक वर्बल अब्यूज़ हो। अगर आप उस अब्यूज़ को बर्दाश्त कर रहे हो तो आप भी उतने ही गुनहगार हैं। हर एक इंसान की एक रिश्ते में बंधने से पहले, बाद में और उसके अलावा अपनी खुद की एक इंडिविजुअल सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और वो सेल्फ रिस्पेक्ट आप
चाहे आप आपके हस्बैंड के साथ हो, अपने बच्चे के साथ हो, अपने इन लॉज के साथ हो, अपने पेरेंट्स के साथ हो, भाई किसी के भी साथ हो, वो सेल्फ रिस्पेक्ट का दायरा किसी को भी पार करना अलाउ नहीं होता। और यहाँ पे जो गालियां बताई गई हैं वो बहुत बिलो द बेल्ट है। कोई आज के ज़माने में भी अपने घर की बहू बेटियों को अगर ये गाली दे रहा है और आपका पार्टनर ये बोल रहा है कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, पहले के लोगों को छोड़ो, बट आज की जनरेशन होते हुए आप एब्यूज़ को नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हो कि ये नॉर्मल है? दैट मीन्स कि आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो भी ये सीखे, दैट मीन्स वो भी नॉर्मल है। जी नहीं, एब्यूजिंग नॉर्मल नहीं है। अगर सामने वाला बंदा कंफर्टेबल नहीं है तो वो कंफर्टेबल नहीं है। अगर वो इन चीज़ों को नॉर्मल नहीं ले पा रहा है तो वो नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे एक पार्टनर होने के नाते आपको स्टैंड लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि हैबिचुअल हो जाओ। इस चीज़ को अडेप्ट कर लो। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है जिस चीज़ को आप ले लो, ये गलत चीज़ है। और गलत और सही की परख हर इंसान को आज की डेट में है। अगर कोई चीज़ गलत है तो उस चीज़ पे आप अपने पेरेंट्स को भी टोक सकते हैं, आप उनको भी समझा सकते हैं, अपने पार्टनर को बोलने की बजाय कि प्लीज़ एडजस्ट कर लो गालियों के साथ। नहीं, ये गालियाँ हम कभी अपने घर की बेटी के लिए एक्सपेक्ट नहीं करते, अपनी खुद की बहनों के लिए नहीं करते, तो बाहर से आई हुई किसी लड़की के लिए जो बहू के रूप में हमारे घर में आई है, जो बीवी के रूप में हमारे घर में आई है, हम उससे ही कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारे घर के गाली गलौज वाले एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट करो, इसके साथ एडजस्ट करो। जब आप अपनी खुद की बेटी और बहनों को ये एक्सेप्ट और एडजस्ट करने के लिए नहीं बोल सकते कि अपनी बेटी बेटी, लेकिन दूसरे की बेटी की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। समटाइम्स पेरेंट्स को भी बच्चों के लिए चेंज होना पड़ता है। हमेशा हमारा एक जैसा बिहेवियर रहे पॉसिबल नहीं है। हमें भी सिचुएशन के हिसाब से, माहौल के हिसाब से चेंज होना पड़ता है। एक लड़की को पिछले 9 महीने से वो बता रही है कि उसको ये फ्रॉड किया जा रहा है, आज हम यहाँ घर ले लेंगे, हम वहाँ घर ले लेंगे, हम वहाँ साथ में रहेंगे, कभी कहीं पे कभी कहीं पे। इनका खुद का ठिया ठिकाना नहीं है और ये चाहते हैं कि इनकी उस लाइफ में वो भी आ जाए, वो भी इनकी तरह अनस्टेबल रहे। देखा जाए तो इनके कोई भी बच्चे अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं, सबकी डिपेंडेंसी अपनी मम्मी पे ही है। अगर वो लड़की लाइफ में सेटल होने की एक उम्मीद लगा रही है कि सेटल हो जाओ, एटलीस्ट कहीं पे अपना एक ठिया ठिकाना लो, वहाँ पे सेटल हो जाओ, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही सोच रही है। और जब ऑलरेडी इन दोनों के बीच में सब चीज़ें यही तय हुई थी, वीडियो के हिसाब से यही बताया रवीना ने कि इन दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें डिसाइडेड थी, तो ये बीच मझधार में इतना टाइम बिताने के बाद एक लड़की के ऊपर शादीशुदा का टैग लग चुका है, उसके बाद आप वहाँ से निकल जाते हैं और उसके बाद आप उसका मजाक भी बनाते हैं। आप उसको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो आपकी जिम्मेदारी ही नहीं है। वो फिर भी आपसे अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए आपको परेशान और फोर्स नहीं कर रही है। उसके इमोशन देखो कि आपको रोता देख के वो भी इमोशनल हुई। हर किसी को अपने घर के तौर तरीके, बिहेवियर बहुत अच्छे से पता होते हैं। शायद इसीलिए आपने डिसीजन लिया था कि आप लोग न्यूक्लियर रहेंगे। शायद इसीलिए उस लड़की के पेरेंट्स ने आप दोनों को रहने के लिए एक सेपरेट घर दिया था कि आप लोग सेपरेट वहाँ पे रहोगे, एक दूसरे के साथ लाइफ में ग्रो करोगे, अपने दम पर कुछ करोगे। बड़ी हैरानी हुई मुझे ये सुन के, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, चाहे वो कुछ छोटा सा भी काम करती है। कभी कोई खाना भी बनाती है ना, तो नमक भी ऊपर नीचे हो जाता है तो अरे नहीं बिल्कुल ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, उसे कहते हैं मोटिवेशन। डीमोटिवेट नहीं करता जब प्यार होता है। जब वो प्यार कंपटीशन में या वो सामने वाले को नीचा दिखाना शुरू कर देता है। और प्यार हमेशा आगे बढ़ना सिखाता है, हाथ खींच के पीछे करना या डीमोटिवेट करना नहीं। साफ तौर पे आज वीडियो में लाइव में बताया रवीना ने कि ये
उसकी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते, उसको कुछ देना नहीं चाहते। बीवी का पूरा हक होता है अपने हस्बैंड की इनकम पे, पूरा हक। और ये हक उसको हमारे शास्त्र देते हैं, ये हक शादी के 7 फेरे देते हैं कि एक पत्नी का पूरा हक होता है अपने पति की इनकम में, और पति की पूरी जिम्मेदारी होती है अपनी पत्नी के सर से लेकर पैर तक का खर्चा उठाने की, पूरी जिम्मेदारी, जिसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जिम्मेदारी के नाम पे जिम्मेदारी उठाने पे भी मना करा। इनफैक्ट ये अपनी भी जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे अपने खर्चों की डिमांड करने नहीं आई, फिर भी वो आपसे किसी भी मॉनेटरी या फिनेंशियली चीज़ों की हेल्प लेने नहीं आई। क्या आई? क्या आई? अपने आप जो भी जॉब कर रही है, अपने आप यूट्यूब पे जैसा काम कर रही है उसके हिसाब से खर्चा चला रही है। अगर आपकी फैमिली का माहौल इतना टॉक्सिक है कि सामने वाले की बेटी की कोई रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि शादी आपने करी, अपनी मर्जी से करी, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करी और आपस में म्यूचुअल शर्तों के आधार पे करी, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने वाइफ के प्रति, और वो जिम्मेदारी आप ज़रूर निभाओ। आपके पापा भी आपकी मम्मी के साथ रह के अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आपकी मम्मी भी आपके पापा के साथ रह के जिम्मेदारी निभा रही हैं, तो आपको भी एक हस्बैंड होने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आपकी प्रायोरिटी इस वक्त, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी वाइफ ही है, वही आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और सोशल मीडिया पे इस तरीके का तमाशा ना करो। पढ़े लिखे हो, घर में बैठ के आमने सामने बैठ के एक दूसरे के साथ डिस्कस करो, अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन और समाधान निकालो। सोशल मीडिया पे सब फेक ड्रामा है, ये कहीं ना कहीं सब जानते हैं कि जो दिखता है वो एक्चुअल में होता नहीं। और ये कोई रवीना पहली नहीं है जिसने आके अपनी फैमिली के लोगों को एक्सपोज किया। इससे पहले भी बहुत सारे व्लॉगर एक्सपोज हुए हैं कि जो ये दिखाते हैं, जो ऑडियंस को सर्व करते हैं, एग्जैक्टली में इन लोगों का नेचर उसके बिल्कुल विपरीत होता है, वो इनकी रियलिटी होती ही नहीं है। और आज के ज़माने में ऐसी लड़कियां नहीं मिलती, वो बहुत सीधी साधारण सिंपल लड़की है, ज़्यादा कुछ नहीं मांग रही है, सिर्फ प्यार और इज्जत मांग रही है, जो कि हर लड़की को मिलनी चाहिए, हर बेटी को मिलनी चाहिए, हर बहन और हर औरत को मिलनी चाहिए। सिर्फ प्यार और रिस्पेक्ट, सिर्फ इतनी चीज़ मांग रही है। ये देने में कोई महंगा सौदा नहीं है। एटलीस्ट पति होने के नाते इतना तो अपनी पत्नी को आप दे ही सकते हो, राइट? सो गाइज, ये था मेरा रिएक्शन। अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स मुझे डिस्कस करने थे, मैंने नोट तो इतनी सारी चीज़ें करी थी, लेकिन देखा मैंने कुछ भी नीचे नहीं। मैं फ्लो में बहुत कुछ बोल गई, लेकिन ये पॉइंट्स जो मैंने एक्चुअली में डिस्कस करने के लिए रखे हैं, ये हो सकेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करूँगी। और आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि दोनों इस समय पे थोड़ा सा परेशान है, इसीलिए बहुत जल्दी जजमेंट हमें पास नहीं करना चाहिए। अपने अपने एंड पे आप ज़रूर दोनों को समझाइए एक बहुत अच्छे मैनर में, क्योंकि ये एक वो माहौल होता है, एक वो फेज़ होता है जहाँ पे एक इंसान की सोचने समझने की चीज़ें काम नहीं करती, वो बहुत डिप्रेशन में, बहुत अंडर प्रेशर में चला जाता है, और उस वक्त पे अपनी ज़िंदगी के कई सारे गलत और सही डिसीजन भी ले लेता है। और बहुत सेंसिटिव चीज़ भी है, किसी के रिश्ते को तोड़ाने की कोशिश नहीं करो, हमेशा उनके रिश्तों को जुड़ाने में अगर कर पाओ तो अपना योगदान दो। जितना हम उसको वीडियो में देखते हैं, हम समझते हैं, उतना ही रवीना के हस्बैंड की लाइफ भी छुपी हुई नहीं है, उसको भी जितना हम देखते हैं उतना समझते हैं। बस अभी इन दोनों के बीच में जो ये इतनी सारी दूरियां आ गई हैं, और वहाँ पे जो फैमिली का बिहेवियर उसके प्रति है, आज तक भी उसको फैमिली की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं मिली, और रिस्पेक्ट के नाम पर उसके साथ गाली गलौज होता है, जो उसका मेन इशू है। एक तो आज तक एक्सेप्टेंस ना मिलना, प्लस उसके साथ एक वर्बल एब्यूज़ होना, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और वहाँ पे एक हस्बैंड का अपनी वाइफ के लिए स्टैंड ना लेना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सो अपनी प्रॉब्लम पे वर्कआउट करो और इनका सल्यूशन ढूंढो। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।